समाजवादी पार्टी से कहीं चूक हुई है जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। अब नहीं कह सकता कोई भी दावेदारी से कि नहीं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है या ये नहीं है। जैसे मुस्लिम बस्ती है, वहाँ कुछ वोट अब भाजपा को भी जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक वाला मामला था, कश्मीर वाला मामला था 70 वाला, उसको हटाने के बाद थोड़ा मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ हुआ है। एम बाई फैक्टर को छोड़ के अदर जितने भी कास्टेज हैं वो टोटली बीजेपी के लिए झुकाव में हैं। आम चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। हम इस समय फिरोजाबाद लोकसभा की शुकाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। मैं इस समय खड़ा हूं आदर्श कृष्ण कॉलेज में। ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है। दरअसल सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इसी कॉलेज में पढ़े भी हैं और उन्होंने पढ़ाया भी है। वर्ष 1993 मुलायम सिंह इसी विधानसभा से चुनकर विधानसभा गए थे। अब देखना है कि यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं कि उनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं वो फिरोजाबाद लोकसभा सीट के बारे में, क्योंकि सभी लोग जाति धर्म संप्रदाय इनकी बातें करते हैं। आखिर जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? ये कलमकार काफ़ी वरिष्ठ हैं और काफ़ी इन्होंने लंबे समय से राजनीति कवर की है। आइए सीधे इनसे ही मिलते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश वशिष्ठ। दिनेश जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? 2024 का लोकसभा चुनाव मुद्दों से हटकर के केवल बीजेपी के लिए श्री राम मंदिर लहर रहेगी। इसके साथ ही सपा के लिए, चूँकि अक्षय यादव 2 बार हार चुके हैं यहाँ से, तो उनके साथ एक सहानुभूति भी मिलेगी उन्हें। एक बार हारे हैं 2019। इसके साथ ही पिछले चुनाव में वो अपने चाचा से फाइट किया था, उन्होंने उनके चाचा अगेंस्ट में खड़े थे जिससे उनको नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार वो दोनों कंबाइंड हो गए, मिल गए हैं, तो इसका भी उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो एम बाई फैक्टर को छोड़ के अदर जितने भी कास्टेज हैं वो टोटली बीजेपी के लिए झुकाव में हैं। इसके साथ ही जो उन्होंने अभी 370 धारा हटाई, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक वाला वो ख़त्म किया, इसका कुछ मुस्लिम महिलाओं का भी बीजेपी की तरफ रुझान है। लोकसभा 24 का चुनाव बहुत ही कड़ा संघर्ष होगा। अगर बीजेपी यहाँ से किसी यादव प्रत्याशी को चुनती है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी फाइट हो, बहुत अच्छा चांस रहेगा और वो जीतने के चांस रहेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं प्रमेंद्र कुमार हूँ और बेसिकली ज़िला संवाददाता हूँ जी न्यूज़ में। परमेंद्र जी, फिरोजाबाद बड़ी सेंसिटिव सीट है और ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई परिवार का यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ता है। वर्ष 2019 में 21 वर्षों के बाद भाजपा ने ये सीट हथियाई थी। अखिलेश यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े, मुलायम सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़े, डिम्पल यादव भी यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ी, राज बब्बर भी लड़े, शिवपाल भी लड़े और अक्षय यादव भी लड़े। आखिर ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है समाजवादी पार्टी की दृष्टि से? देखिए, मैं यदि आप समाजवादी पार्टी की दृष्टि से यदि इस सीट को लेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाले ज़िलों में से एक ज़िला है फिरोज़ाबाद। पीछे का यदि हम देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का ही ज़्यादातर कब्जा रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में यदि हम इस सीट की या इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से कहीं चूक हुई है जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने फिर उसको भुनाने के तहत और आज तक अब पिछले यदि हम 4-5 चुनाव ले लें, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो और फिर उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव हो, तो सभी पे कमोबेश बीजेपी का कब्जा शुरू हो गया है। तो वो बात अब नहीं कह सकता कोई भी दावेदारी से कि नहीं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है या ये नहीं है। गढ़ जैसी जो मिथ्याएँ थी वो अब टूट चुकी हैं। तो क्योंकि जातिगत मामले में भी अब बीजेपी समाजवादी पार्टी से पीछे नहीं है, क्योंकि अभी जो पिछली अगर कहीं हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो उसमें बीजेपी ने बहुत सूझबूझ के साथ जातिगत समीकरण बिठाते हुए अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को नियुक्त किया। जहां भूपेंद्र चौधरी को जब उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यदि मामला देखा जाए तो उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कई जगह ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए राजेश पाठक जी जैसे जो हैं वो डिप्टी सीएम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी कमोवेश यदि जातिगत बात करें या उसमें, तो अब बीजेपी भी उस धारा में चलने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत जनगणना का
जो मुद्दा उठा था, तो वो कहीं न कहीं बीजेपी के भी कई कद्दावर जो नेता थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ी तीखी तल्जी के साथ रखा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उसके बाद से अगर कि हम राजनीतिक परिवेश देखें, चाहे वो फिर बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो, सभी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। और अब अगर अभी ये कह देना, क्योंकि 24 के चुनाव के लिए कमोबेश शुरुआत हम कहते हैं कि जैसे एक स्टेडियम को जो सजाया जाता है, तो स्टेडियम बन रहा है। अब वो पिच कैसी होगी, उसमें बॉलिंग कौन कैसी करेगा, कौन बैटिंग कौन करेगा, कौन-सा बल्लेबाज अच्छे हो जाएगा या कौन अच्छा बल्लेबाज ज़ीरो पे आउट हो जाएगा, ये अभी कहने में थोड़ा वक़्त और लगेगा। ठीक है, मैं आपसे और बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? दिनेश बेजल। ये अभी एक वरिष्ठ पत्रकार परविंद्र कहते हैं कि पिच तैयार हो गई है। तो क्या इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब की बातें होंगी? देखिए सपा है जो अभी तक उसकी छवि थी मुस्लिम यादव की, अब वो इससे परे जाना चाहती है और जो मुद्दे हैं जैसे कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, इनको वो उठाने और लाने का प्रयास करेगी क्योंकि अब जात की जो राजनीति है वो लगभग खत्म होती जा रही है और इस वक्त जो राम मंदिर का मुद्दा है वो इस चुनाव में हावी रहे। आपका क्या नाम है? मैं मोहम्मद आरिफ। आरिफ, ज़्यादातर इस पूरे इलाके में ऐसी बातें होती हैं कि अगर दलित है तो बसपा के साथ है, सवर्ण है और इसको लेके सपा ने एक हवा भी दी है। अखिलेश यादव ने पीडीए का एक फार्मूला लाए, तो उन्होंने अब एक जातियों में बाँटना शुरू कर दिया। आप कैसे समझते हैं जो फिरोज़ाबाद लोकसभा है, उस पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे अगर हम देहात क्षेत्र को देखें, वो यादव बहुमूल्य क्षेत्र हैं ज़्यादातर, तो वहाँ तो सपा को बेनिफिट मिलेगा। शहर में आ जाएँ, जैसे मुस्लिम बस्ती है, वहाँ कुछ वोट अब भाजपा को भी जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक वाला मामला था, कश्मीर वाला मामला था 70 वाला, उसको हटाने के बाद थोड़ा मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ हुआ है। रहा राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर बनने के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय भी इस पे खुश हैं, क्योंकि ये जो पुरानी लड़ाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और राम मंदिर बनने के बाद कई मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर ध्वज लेके भी गए, वहाँ लहराए भी, तो इसका संदेश भी अच्छा गया है। और मुझे लगता है चाचा भतीजे शिवपाल जी और अच्छे जी के मिलाप के बाद थोड़ी फाइट अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले अच्छे अकेले थे, शिवपाल अलग थे, तो इसका इफेक्ट पड़ा था। लेकिन चाचा भतीजे के साथ होने के बाद अब सपा कुछ मजबूत है, लेकिन शहर में नहीं है, शहर में वोट बटेगा। अभी आरिफ पत्रकार बोलते हैं कि इसका लाभ मिलेगा, चचा भतीजे अब एक हो गए। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2019 में सपा ने बसपा से गठबंधन किया था, चाचा विरोध में थे शिवपाल, तो उस समय तो बसपा के लोग कहते हैं कि हमने वोट 1 लाख से अधिक दे दिया था समाजवादी पार्टी को। तो क्या ये हुआ था और इसका इम्पैक्ट अब क्या 2024 में होगा, क्योंकि बसपा तो अलग लड़ेगी? आपका पहले नाम बताएं। राम मोहन शर्मा नाम है मेरा। और मैं बताऊं कि 2019 में जो यहाँ हुआ था फिरोज़ाबाद में, वो अब 24 में नहीं होगा, क्योंकि पहले सपा और बसपा एक थे और अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से और शिवपाल सिंह उनके चाचा अलग अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे। मगर जो बसपा का वोट ट्रांसफ़र हुआ था वो तो हुआ था समाजवादी पार्टी में, मगर जो जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट दो जगह हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा था और शिवपाल जी को जो अदर वोट था, जो बिखरा हुआ वोट, उसमें दलित भी थे, हर जाति का वोट, वो शिवपाल जी को 90,000 के लगभग वोट पड़ा था। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पे स्थिर है। रही बात दूसरे बसपा की, तो बसपा अलग से लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी ही कमज़ोर होगी बसपा अलग लड़ने से। और कांग्रेस अगर उतारती है यहाँ, फिर भी समाजवादी पार्टी ही कमज़ोर होगी। रही बात भाजपा की, तो भाजपा का जो वोट है, वोट बैंक वो एकदम इकट्ठा है, वो राम की लहर पे, मोदी जी की लहर पे वो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें कोई बिखराव नहीं होना है। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश गुप्ता, दाता संधि। आप बड़े लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। इस चुनाव से पहले मुद्दे होते थे बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और महिला सुरक्षा। ये मुद्दे क्या खत्म हो गए? ये मुद्दे चलते रहेंगे और चलते आए हैं, लेकिन सरकार को जहाँ देखना चाहिए, अब जनता जागरूक हो चुकी है काफ़ी मात्रा में। जात आंकड़े का वोट नहीं पड़ने वाला है।
जो कि सारी पार्टियां अपने जातगढ़ से अपना वोट बटोरना चाहती थी। अब ये धीरे धीरे खत्म हो चुका है और शिक्षा बहुत आगे पहुंच चुकी है। नहीं, आपने तो सांसद चुन के भेजा था 21 वर्षों के बाद। डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने सपा से ये सीट हथियाई थी, तो फिर ट्रेनों के ठहराव की दिक्कत क्यों आ रही है? जे उनका उनके जो उन्होंने कहा है उन्होंने करा है, और जो उनकी माने नहीं मांगी गई है, लेकिन जनता में आक्रोश है, कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो कोरोना काल में यह ट्रेनें खड़ी होती थी और ट्रेनों का ठहराव यहाँ खत्म कर दिया गया, तो सुखावत की जनता, प्रयाग जो क्षेत्र की जो सुखावत विधानसभा है, इसमें जनता काफ़ी रुष्ट है, क्योंकि यहाँ विकास के कोई कार्य नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? अतुल कुमार। अतुल जी, ये सपा का गढ़ रहा है, ऐसा मुझे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया। लेकिन गढ़ कैसा है? 2009 में तो डिम्पल यादव भी यहाँ से हार चुकी हैं और 2019 में अक्षय यादव भी हार चुके हैं। तो क्या भाजपा ने इस गढ़ में पूरी तरह सेंधमारी कर दी है? दूसरा सवाल, क्या सपा के कुनबे में भी कुछ हलचल सी दिखाई देती है कि उनके कुछ रिश्तेदार छिटक के भाजपा में हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं कुछ रिश्तेदार जो थे, नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो आज भाजपा में हैं। लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में एक बिखराव हुआ था, पारिवारिक को लेकर बिखराव हुआ था, उस वजह से कुछ नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन अब परिवार एक है, तो हो सकता है वो जो पहले दिक्कत आई वो ना आए। रही बात 2024 के चुनाव की और बीजेपी की, तो बीजेपी की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। देखिए, अब मैं फिरोजाबाद की अगर बात करूँ तो जैसे चिकित्सा, हमारे पीछे साथी बता रहे थे, चिकित्सा सुविधा अस्पताल के अंदर आज 5 साल से नहीं बल्कि 10 साल से कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। अगर ट्रेनों की अगर बात की जाए तो कोई ट्रेन का रुकाव नहीं है, लगातार ट्रेनें जो रुकती थी वो बंद होती जा रही है, जबकि बीजेपी के सांसद है। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं आपसे एग्जैक्ट यही सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ कि जब कथनी और करनी में फर्क है, तो क्या मतदान के समय ये बातें मतदाता के जहन में रहती हैं? देखिए, बीजेपी अगर 2 बातों को हटा दे, जाति और धर्म, तो बीजेपी शायद बहुत पीछे जाएगी। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी चुनाव के समय में जाति और धर्म पर चुनाव करती है। जैसे हमारा श्री राम का मंदिर बना है, तो हमारे बीजेपी के जो भी नेता होंगे वो मंच से राम मंदिर चिल्लाएंगे, और जो भावना है लोगों की भावना कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी, तो एक मुद्दा बड़ा बनता है। जी, आपका क्या नाम है? उमेश शर्मा। अभी अतुल जी ने एक सवाल उठाया है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को उठाती है, लेकिन बीजेपी का जन्म हुआ है जनसंघ के बाद से, तब से यही मुद्दा तो बीजेपी ने उठाया है, धारा 370 समान आचार संहिता, और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इसका अगर बीजेपी राजनीतिक लाभ ले रही है, तो और दल क्यों नहीं ले पा रहे राजनीतिक लाभ? वही तो मेरा सवाल है विपक्ष से। लोग कहते हैं कि जैसे कि हम लोग ये राम मंदिर का बेनिफिट उठा रही है बीजेपी, तो आपके पास काफ़ी समय मिला था, लगभग 60-70 साल आपको मिले थे। आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं बनाया? पब्लिक आपकी तरफ चली जाती। रही विकास की काम, तो यूपी सरकार में इस समय काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ, कुछ कमियाँ रहती हैं शासन में, बीजेपी के शासनकाल में भी क्या क्या ये सब बात जो आप बता रहे हैं, मतदान के समय लोगों के जहन में रहती हैं? नहीं, मतदान काफ़ी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं जब पार्टी विशेष का वोट पड़ता है। जैसे एमआई फैक्टर अगर काम करता है तो 90% आप मान के चले कि सपा को ही वोट जाएगा। जैसे ही भाजपा का वोटर सपोर्टर है तो वो भाजपा को वोट जाएगा। ज़्यादा हावी मुद्दे नहीं रहते स्थानीय स्तर पर। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में, मैं पर्टिकुलर फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ लोकसभा की, अक्षय यादव को तो उन्होंने प्रत्याशी बना दिया और अभी 30 जनवरी को 16 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें 3 तो परिवार के ही हैं, डिम्पल हैं, अक्षय यादव हैं और धर्मेंद्र यादव हैं। तो इस पार्टी पे क्या जो परिवारवाद का जो आरोप भाजपा लगातार लगाती है, उसका मतदान के समय कुछ असर होता है? मेरी बात माने जाए तो परिवारवाद तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। अगर परिवारवाद की बात की जाए तो लालू की पार्टी में ही परिवारवाद है, और बीजेपी में भी कुछ यहाँ के स्थानीय नेता उनमें भी परिवारवाद है। अगर सपा में परिवारवाद है तो हर पार्टी में परिवारवाद है। खाली एक मोदी ऐसे नेता हैं जिसमें परिवारवाद नहीं है, योगी जी भी में परिवारवाद नहीं है। लेकिन जो 2024 में जो चुनाव होगा वो स्पष्ट इस आधार पर होगा कि यहाँ गुंडा ही नहीं चाहिए, एक शांतिपूर्ण प्रत्याशी चाहिए जिसका कोई विरोध ना होना चाहिए, कोई जमीन घेरने वाला नहीं होना चाहिए, कोई किसी का प्लॉट घेरने वाला नहीं होना चाहिए, एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी होना चाहिए जिसे जनता चुने। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ है अभी 2017 में 2022 में, तो उसमें बीजेपी में सपा में कड़ी टक्कर थी। लेकिन फिरोजाबाद में 3 विधानसभाएं
समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2 विधानसभा बीजेपी ने जीती। अगर पूरी विधानसभा पूरे लोकसभा का अगर वो किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो 21,000 के समथिंग वोटों से समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिले थे, और जबकि 70,000 के समथिंग वोट बीजेपी को ज़्यादा किए मिले थे। चलिए मैं आपसे और पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? विकास पालिया। विकास जी, आधी आबादी महिलाएं ये इलेक्शन में बहुत अहम अदा करती हैं रोल। इस बार क्या दिखता है आपको? इस बार भी जैसे पुराने मुद्दे रहे उन पे वो तो हावी रहेंगे, विकास कार्य भी रहेगा, लेकिन अभी बीजेपी ने जो एक राम मंदिर का मुद्दा था उसको छेड़ रखा है, तो इससे उस काफ़ी असर पड़ेगा इस पे चुनाव में। और जो 2019 में जिस तरह से सपा से बीजेपी ने अपनी सीट छीनी थी, जो कई सालों बाद छीनी थी सीट, वो इस बार भी लगता है कि बीजेपी इस सीट को फिर लेने में कामयाबी हासिल करने वाली है। और यहाँ तक मुद्दे की बात है तो मुद्दे तो विकास कार्य भी के रहते हैं, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी काफ़ी लोगों के जहन में रहते हैं। चुनाव के टाइम पे भी ये मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वह विकास कार्य को लेकर ही करता है कि ऊपर केंद्र की सरकार में हमें किससे लाभ मिल सकता है, कौन पार्टी हमें विकास कार्य यहाँ करा सकती है, केंद्र में किसकी सीट वो बनने जा रही है केंद्र सरकार, उसी को लेके काफ़ी कुछ विकास कार्य के मुद्दे और अन्य मुद्दे भी हावी रहने वाले हैं। आइए और जानते हैं। राम मोहन, एक बात बताएं आप कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, युवा बहुत अहम रोल अदा करता है, तो क्या युवा जो नया मतदाता है जिसकी फिरोजाबाद में ही संख्या लाखों में अब है, तो इसका कोई अहम रोल होता है, या ये भी रूढ़वादी अब नया युवा जिसकी 18 साल से ऊपर की उम्र है और 35 साल से कम है, वो रूढ़वादी है, जाति के नाम पर ही वोट कर रहा है, या उसकी अब सोच बदल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि रूढ़वादी जो युवा हैं, युवाओं में थोड़ा-सा चेंजिंग है, और मेरी समझ ये कहती है कि जो नया युवा है, वो कहीं न कहीं राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और राष्ट्र के हित में वोट करेगा, और लोकसभा 2024 का जो मतदान होगा, वो राष्ट्र सर्वोपरि देख के युवा वोट करेगा, और यही होना है। जनरली देखा जाता है कि मैं फिरोजाबाद लोकसभा की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि मतों का विभाजन होता है। मतलब एक वर्ग ऐसा है सवर्ण, वो एकजुट हो जाता है, और एक वर्ग ऐसा है जैसे मुस्लिम समाज, बहुत सा मुस्लिम समाज बसपा को जाता है, बहुत सा मुस्लिम समाज AIMIM को जाता है, कांग्रेस का उतना वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी का ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन से अभी समझौता टूट सा रहा है, अभी फाइनल स्टेज नहीं आई है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया गठबंधन का इम्पैक्ट तो मुस्लिम समुदाय पे नहीं पड़ेगा। रही वोट की बात, तो कुछ वोट बसपा को जाएगा, और रही सपा की, तो वोट सपा को जाना है मुस्लिम का। फरीदाबाद में AIM तो है, वहाँ टोटल वोट 50% AIM को चला जाता है। मुस्लिम का। एक चीज बताएं, इसका क्या चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी तक समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे शिवपाल सिंह है, डिम्पल है, अखिलेश यादव है, ये राम मंदिर अभी गए ही नहीं। क्या इसका मतदान पे या चुनाव पे असर पड़ता आपको दिखता है? इस बार चूंकि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह जी का निधन हो चुका है, तो अखिलेश जी के लिए ये वाला चुनाव अग्नि परीक्षा साबित हुआ उनके लिए। और उन्हें अभी जो मुद्दे हैं वो पुराने मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, इन्हीं को वो हाईलाइट कर रहे हैं। और अब जब भाजपा है वो राम मंदिर के जो मुद्दे को हाईलाइट करेगी, तो ये मुद्दे लोग भूल जाएंगे। क्या बसपा अहम रोल अदा करने वाली है फिरोजाबाद लोकसभा में? क्योंकि बसपा इस समय भी साइलेंट है, मायावती या आनंद के कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, किसी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, वो किस जाति के अपना कैंडिडेट बनाएंगी, बिल्कुल पत्ते नहीं खोल रही। क्या इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसका सीधा-सीधा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि मायावती का शांत बैठना या अपने वोटरों के बीच न जाना और उन्हें एक्टिव करना डायरेक्टली कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा, और पिछले चुनावों में मिल भी चुका है, क्योंकि एक चुनाव यदि हम ये बस छोड़ दें जब बसपा और समाजवादी पार्टी एक हुई थी, तो उसमें बसपा को फ़ायदा हुआ था, ना कि समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उन सीटों को भी देखा जाए तो। एक दिनेश जी, 21 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना,
क्या इस इलाके के लोग संतुष्ट हुए? जो हमारे भाजपा से जो सांसद हुए हैं डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी, उनका इन 5 सालों का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा है। शायद ही कोई ऐसा सांसद हुआ होगा जितना शांतपूर्वक इतना कार्यकाल अपना काटा हो। उनका आज भी किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई विरोध नहीं है। अगर चूँकि उनकी एज बहुत है, थोड़ा दिक्कत आती है उन्हें आने-जाने में। अगर यही थोड़ा एज कम होती उनकी तो जो क्वालिटी उनके अंदर है, वो रिपीट कर जाते दोबारा अगर चुनाव लड़ते तो। तो ये फिरोजाबाद जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों की राय है। इनका कहना है कि जाति मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन साथ ही इनका ये भी कहना है इन सब से ऊपर राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में अहम रोल अदा करेगा। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।